स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज 10 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि कल देखा जाए कुछ व्यक्तिगत कारणों से क्लास आ नहीं पाई थी, तो आज हम इस क्लास में 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद देखा जाए जो 10 बजे का हमारा शेड्यूल होता है, जो स्पेशल वीडियो होती है, तो उस स्पेशल वीडियो की जगह पर देखा जाए तो 11 अगस्त के जो वीडियो होंगे उनको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको आज ही के दिन देखा जाए तो 10 अगस्त और 11 अगस्त के दोनों वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग वीडियो क्लास में चर्चा करते हैं। जो करंट अफेयर की क्लास हमारी डेली न्यूज़पेपर बेस्ड होती है। डेली न्यूज़पेपर में रही महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग यहाँ पर देखा जाए एक जगह संकलित करने का प्रयास करते हैं। जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ हो, हाईकोर्ट आरओ हो, या यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं, लोअर पीसीएस है, पेट के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सब के लिए। साथ ही साथ कुछ लोगों के मैसेज होते हैं कि सर क्या ये परीक्षा सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ये जो क्लास है क्लास सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। सारी परीक्षाओं को देखा जाए ध्यान में रखकर इन क्लासेस को तैयार किया जाता है। न्यूज़पेपर हमारा मेन टारगेट होता है। न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा उपयोगी खबरें होती हैं उन सबको यहाँ पर इसीलिए संकलित किया जाता है ताकि आपको अलग से एफर्ट डाल के न्यूज़पेपर को ना पढ़ना पड़े। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी के लिए पॉइंट्स होते हैं उन सबको यहाँ पर संकलित कर दिया जाता है। आपसे टेस्ट भी लिया जाता है। आपसे देखा जाए डेली आपको कंटेंट के तौर पर पीडीएफ प्रिंटेबल प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस किया जाता है। यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा देखा जाए तो अब अपने सिलेबस में जो सबसे मेजर पोर्शन दिया गया है उसको उत्तर प्रदेश स्पेशल को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो सवाल भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनकी खासियत यह है कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग यूपी करंट अफेयर के लिए देखा जाए विशेष फोकस करते हैं। हर महीने के एंड में यूपी स्पेशल का वीडियो भी आता है। डेली के जो करंट अफेयर हम चर्चा करते हैं उनमें यूपी स्पेशल की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। आपकी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखा जाए तो यूपी पीसीएस में जो मेंस होता है वहां पर भी एक मेजर रोल अदा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो आपके पेपर हैं जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, वहां से आपकी परीक्षा में देखा जाए तो 400 नंबर आपकी परीक्षा में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और एक एक नंबर मुख्य परीक्षा में आपके लिए बेहद उपयोगी होता है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर देखा जाए तो ये क्लासेस तैयार की जाती है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी है। चलिए एक एक कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है। और इस मासिक पैकेज में एनरोल करने के लिए इस वीडियो को पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो वहां से आप इस मासिक पैकेज में एनरोल हो जाएंगे। आइए देखते हैं पहली खबर क्या है। पहली खबर है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन मॉरिशस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। यहां पर देखा जाए जो भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, सबसे पहले तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो नौसेना प्रमुख कौन है, इनका नाम क्या है, कृष्णा स्वामीनाथन का नाम है। 4 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए हैं। बात की जाए तो नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 10 अगस्त 2026 से मॉरिशस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत मॉरिशस द्विपक्षीय समुद्री सहयोग तथा रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। यहां पर देखा जाए वे मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। यात्रा भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हाल ही में परीक्षा पूछ सकता है कि अगस्त 2026 में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बीपीएससी 2019 में जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, आई थिंक 65वीं बीपीएससी थी, 65वीं बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। निर्मला सीतारमण से संबंधित सवाल पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा जो है ये पार कर लिया है। ठीक है, जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन है ना, उसमें 300 गीगावाट की क्षमता भारत ने आंकड़ा जो है इसको पार कर लिया है। देखा जाए तो भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता 31 जुलाई 2026 को 300 गीगावाट पार कर गई है, जो 2030 के 500 गीगावाट लक्ष्य के 60% से अधिक है। यानी कि भारत के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता है इसको हम 500 गीगावाट 2030 तक हासिल कर लेंगे। ठीक है, 500 गीगावाट 2030 तक हासिल कर लेंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 31 जुलाई पेन चेंज कर लेता हूं, 31 जुलाई 2026 तक देखा जाए तो ये कितना हो गया है, ये 300 गीगावाट का आंकड़ा
पार कर लिया गया है। और ये पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 जो है, जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, जीएस पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। भारत में जो गैर जीवाश्म ईंधन, और अभी देखा जाए तो जिस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट में संकट चल रहा था ना, ऑयल का जो ऑयल क्राइसिस आया था, उस ऑयल क्राइसिस की वजह से, एनर्जी संकट की वजह से देखा जाए तो जो एनर्जी के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उन स्रोतों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाना लाजमी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ना, एक बेसिक समझ होती है करंट अफेयर की, किस प्रकार से सवाल आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस आया, अब एनर्जी क्राइसिस से सवाल हर पेपर में पूछा जा सकता है। समाज पर प्रभाव, ठीक है, अब अगर जो सवाल बनाना हो एग्जामिनर को, एक पॉइंट हो एनर्जी क्राइसिस, तो अब एनर्जी क्राइसिस है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका समाज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जीएस पेपर 1 में भी अगर उसको पेपर अगर पूछना हुआ सवाल, तो ठीक है, उसने पूछना स्टार्ट किया तो जीएस पेपर 1 में भी पूछ लिया। ठीक, जीएस पेपर 1 में भी सवाल पूछ लिया, भारतीय समाज से रिलेट कर दिया, समाज से रिलेट कर दिया। उसे अगर पूछना है जीएस पेपर 2 में एनर्जी क्राइसिस से रिलेट करते हुए सवाल, तो उसने क्या किया कि खाड़ी संकट ही पूछ लिया, खाड़ी संकट पूछ लिया और इसको रिलेट कर दिया आईआर से, आईआर से रिलेट कर दिया। ठीक, जीएस पेपर 3 में अगर उसको पूछना है, जीएस पेपर 3 में पूछना है, तो डायरेक्ट आपसे एनर्जी संकट, जो एनर्जी संकट है ना, एनर्जी संकट, एनर्जी संकट को ही फोकस कर लिया, सीधे आपसे पूछ लिया एनर्जी संकट पे सवाल पूछ लिया। ठीक है, अगर देखा जाए जो जीएस पेपर 4 है, यहां पर देखा जाए सवाल कैसे पूछ सकता है, जो खाड़ी देश है ना, खाड़ी देश और इजराइल के बीच में जो संबंध है, खाड़ी देशों के बीच में और इजराइल के बीच में, फिर उससे रिलेटेड जो संबंध है ईरान और वॉर जो हो रहा है, तो वॉर टाइम में जो शांति, वॉर टाइम में जो शांति होती है, शांति किस प्रकार से स्थापित की जाए, उससे रिलेट करके सवाल पूछ सकता है। यानी कि एक पॉइंट है और उससे सवाल देखा जाए हर पेपर में पूछा जा सकता है। पॉइंट है, उसको तोड़ मरोड़ के उसके हर डायनेमिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ों से रिलेट करने की जरूरत है। ठीक, और दिमाग को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है कि अगर गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में या ईंधन एनर्जी क्राइसिस के बारे में चर्चा हो रही है तो सिर्फ जीएस पेपर 3 में आएगा। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट से रिलेट कर किया जा सकता है। इवन निबंध निबंध का जो सेक्शन होता है, निबंध तक में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपने करंट अफेयर को यूज करेंगे। और हमने यहाँ पर टारगेट भी देख लिया कि 31 जुलाई 2026 तक 300 गीगावाट का जो आंकड़ा था ये पार कर लिया है। लक्ष्य कितना है, तो लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है गैर जीवाश्म ईंधन का। देखा जाए कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी हो गई है, 54% से अधिक हो गई है। ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्य परीक्षा में आपको इसको मेंशन भी करना होगा, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बात करें तो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट पहुंची है, जो 2014 में 2.1 गीगावाट की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि 2014 में 2.8 गीगावाट थी और अब देखा जाए लगभग कितना पहुंच गया, 1.65 गीगावाट तक पहुंच गई है। 2025-26 में गैर जीवाश्म क्षमता का रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, जिसमें सौर ऊर्जा जो है इसमें 44.6%, पवन ऊर्जा में 6 गीगावाट का योगदान रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हरित विकास और सतत भविष्य के लिए ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली खबर देखी जाए तो भारतीय और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ है। यहां पर बात की जाए तो 10 तारीख के करंट अफेयर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ आज से 10 से लेकर 10 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक कोच्चि केरल में आयोजित किया जाएगा भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास 2026 किन दो देशों के बीच में, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, कोच्चि केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं, ईओडी टीमों तथा विशेषज्ञ गोताखोरों के अंतर संचालनीयता एवं पेशेवर सहयोग को बढ़ावा देना है। बात करें तो इसमें विशेषज्ञों का आदान प्रदान,
क्रॉस प्रशिक्षण, उपकरण प्रदर्शन एवं पारिस्थितिकी जन अभ्यास भी सम्मिलित था। बात की जाए तो वर्ष 2005 से आयोजित हो रहे इस अभ्यास का 8वां संस्करण है, जो भारत अमेरिकी समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि यहां पर बात की जाए तो 2005 में ये प्रारंभ हुआ था और 2026 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत और अमेरिका की नौसेना यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है युद्ध अभ्यास। आपके यूपीपीसीएस 2024 की प्री परीक्षा जो हुई थी, उस प्री परीक्षा में युद्ध अभ्यास से 3 सवाल पूछे गए थे। युद्ध अभ्यास से 3 सवाल आए हुए थे, 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली बनी दिल्ली मेट्रो। हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। यहां पर बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने वर्तमान वर्ष में 99.95% समयबद्धता दर्ज कर परिचालन विश्वसनीयता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, 99.95% की जो समयबद्धता है, यानी कि एकदम एक्यूरेट टाइम पर ये पहुंची है। टाइमिंग इसकी एकदम एक्यूरेट है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 12 लाइनों, 303 स्टेशनों और 416 किलोमीटर से अधिक लंबा है। बात की जाए तो सबसे व्यस्त गलियारे में ट्रेनों के अंतराल घटकर केवल 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। लगभग 29% नेटवर्क पर चालक रहित मेट्रो संचालित होने से दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो नेटवर्क बन गया है। क्या आप बता सकते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने टॉड ब्लेंच को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। यहां पर बात करें, टॉड ब्लेंच को अमेरिकी सीनेट ने 50-49 मतों से अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्ति की पुष्टि की है। यहां पर देखा जाए, ब्लेंच इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील के रूप में कार्य कर चुके हैं। पॉम बैंडी के अप्रैल 2026 में पद से हटाए जाने के बाद ब्लेंच कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के रूप में न्याय विभाग संभाल रहे थे। इसकी पुष्टि के साथ अमेरिकी न्याय विभाग को स्थानीय नेतृत्व भी मिल गया है। यानी कि अब देखा जाए, जो टॉड ब्लेंच है ये अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करेंगे अमेरिका में। ठीक है, इससे पहले देखा जाए तो ये निजी वकील के रूप में कार्यरत थे डोनाल्ड ट्रंप के। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। विश्व शेर दिवस 2026 के बारे में चर्चा की जाए। विश्व शेर दिवस 2026, यहां पर बात करें तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो शेर दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से देखा जाए, आपसे पर्यावरण से रिलेटेड जो दिवस होते हैं आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जब भी मैं दिवस बताता हूं ना, तो उन दिवस में मेरा एक फोकस होता है कि जो एनवायरमेंट वाले दिवस है वो आपको बता दें, क्योंकि पूछे यही जाने हैं आपकी परीक्षा में। जो दिवस पर्यावरण से संबंधित है वही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, उन पर मेरा विशेष फोकस होता है। यहां पर बात करें तो विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को शेरों के संरक्षण, प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। गुजरात के गिर परिदृश्य में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है, 891 हो गई है। बात करें तो प्रोजेक्ट लॉयन के तहत शेरों के विचरण क्षेत्र 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अब कितना हो गया है, 35,000 किलोमीटर हो गया है। 35,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, हो गया है। गुजरात वन विभाग ने अंबारडी सफारी पार्क से संघर्ष न्यूनीकरण के लिए 10 हेक्टेयर के विशेष बाड़ा विकसित करने की घोषणा भी की है। यहाँ पर देखा जाए, मुख्य रूप से जो गिर वन है, गिर वन गुजरात में विस्तृत है, और वहां पर देखा जाए जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसके भी अक्सर देखा जाए यहाँ पर केस आते रहते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष के। अब मानव वन्यजीव संघर्ष में जो शेर है, शेरों का अवैध शिकार ना हो, शेरों का संरक्षण किया जाए, उनके प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो वन विभाग है उसके द्वारा अंबारडी सफारी पार्क में संघर्ष न्यूनीकरण के लिए 100 हेक्टेयर का एक विशेष बाड़ा विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो शेर होते हैं वो विचरण करते रहेंगे। ठीक है, और भारत में जो शेरों की संख्या है, गिर में जो शेरों की संख्या है, यहां पर बात करें गिर परिदृश्य में एशियाई शेर जो होते हैं इनकी संख्या 2015 में 523 थी, ये बढ़कर अब कितनी हो गई है, 891 हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। जो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, यहां पर बात की जाए
जो विश्व के स्वदेशी लोग हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को स्वदेशी समुदायों के, यानी कि जो इंडिजिनस पीपुल हैं, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, इंटरनेशनल डे होता है, वो उनकी संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ठीक है, बात करें तो 2026 के लिए थीम क्या है? 2026 के लिए थीम है ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ्स, सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। ये इसका थीम है, ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ्स, सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग इसका थीम है। बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर 1994 को प्रस्ताव पारित कर 9 अगस्त को यह दिवस घोषित किया था। इसका पहला आयोजन 9 अगस्त 1995 को किया गया था, यानी कि 1994 में यहां पर बात करें तो यूएनजीए के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर जो 9 अगस्त का दिन है, इसको देखा जाए तो स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंडिजिनस पीपुल जो होते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल डे घोषित किया गया था। और पहली बार आयोजन जो हुआ था ये 9 अगस्त 1995 को किया गया था, और यह 1982 में जेनेवा में हुई स्वदेशी जनसंख्या कार्य समूह की पहली बैठक की स्मृति में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नागासाकी दिवस 2026। अब यहां पर जो नागासाकी दिवस है 2026, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागासाकी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी में हुए परमाणु बम हमले के दौरान देखा जाए जो पीड़ित थे, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि जो लिटिल बॉय और फैट मैन नामक दो बम थे, वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, और उसके बाद में देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में देखा जाए जनहानि हुई थी। और जो परमाणु हमले से पीड़ित थे, ठीक है, उनके द्वारा बाद में एक हिबाकुशा नाम का संगठन बनाया गया, और उसी हिबाकुशा संगठन से संबंधित था निहोन हिडानक्यो, जिसको देखा जाए 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। यहां पर बात करें तो वर्ष 2026 में जो ये नागासाकी दिवस मनाया गया है, इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसकी 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बात करें तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी V29 बॉम्बर बॉक्सर के द्वारा नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, ये फैटमैन परमाणु बम जो है ये कहां पर गिराया गया था? ये नागासाकी पर। और जो लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय, ये कहां पर गिराया गया था? ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, बात की जाए तो पहला नागासाकी दिवस समारोह 9 अगस्त 1947 को आयोजित हुआ था। स्मृति समारोह नागासाकी पीस पार्क में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोलंबिया में नई राजनीतिक दिशा, यहां पर बात की जाए तो एल्बार्दी दे ला एस्प्रियला, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। थोड़े जो उधर के नाम होते हैं ना, कोलंबिया के, ब्राजील के, इन सब के नाम ऐसे ही होते हैं। देला एस्प्रियला आप याद रखिएगा। 7 अगस्त 2026 को कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। बात की जाए तो 21 जून 2026 को दूसरे चरण के चुनाव में 49.66% मत प्राप्त कर इवान सेपेदा को पराजित किया था इन्होंने। यहां पर देखा जाए तो उनका कार्यकाल 2026 से 2030 तक रहेगा। वे गुस्ताव पेट्रो के उत्तराधिकारी बने हैं, यानी कि गुस्ताव पेट्रो की जगह पर देखा जाए तो अब नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं कोलंबिया के? तो इनका नाम क्या है? एबेलार्दी दे ला एस्प्रियला। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप 2018, 2019, 2020, ठीक है, इन 3 सालों के पेपर उठाकर देखिए। जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं, उन अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, वहां पर एक विशेष फोकस होता है जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं उन पर विशेष फोकस किया गया और उनसे संदर्भित सवाल पूछे गए उनकी परीक्षाओं में। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? टैलिस्मन सेवर 2027 सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। यहां पर बात की जाए, टैलिस्मन सेवर 2027 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व में 9 से 22 अगस्त 2027 में किया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है। 9 से 22 अगस्त 2027 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व में टैलिस्मन सेवर 2027 का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास में 24 अतिरिक्त साझेदार देशों की भागीदारी प्रस्तावित है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बनेगा। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो इसका उद्देश्य संयुक्त अभियान, सैन्य अंतर संचालनीयता तथा साझा योजना निर्माण को मजबूती प्रदान करना है। भारत की बड़ी भागीदारी का स्वागत जून 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता के दौरान किया गया था, जिसे हिंद प्रशांत सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो मालाबार एक्सरसाइज किया जाता है ना, मालाबार,
मालाबार एक्सरसाइज होता है बेसिकली जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके बीच में। क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश है? जापान है, उसके बाद में यूएसए है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत है। तो ये तो देखा जाए अभी तक यूएसए ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला भारत की ओर से मालाबार बड़ा एक्सरसाइज था, लेकिन अब मालाबार से भी बड़ा एक्सरसाइज होने जा रहा है, जहां पर देखा जाए ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान इत्यादि सम्मिलित होंगे, 24 अतिरिक्त जो यूएसए के साझेदार देश है वो यहां पर शामिल होने वाले हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये टैलिस्मन सैबर 2027 आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, सरला एविएशन को डीजीसीए के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और भारत के एयर टैक्सी मिशन को इससे गति मिलेगी। यहां पर बात करें तो बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन को 8 अगस्त 2026 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात डीजीसीए के द्वारा डिजाइन संगठन अनुमोदन मिल गया है। बात करें तो यह 2026 में भारत की तीसरी EVTOL अनुमोदित कंपनी बनी है जो विद्युत चलित ऊर्ध्वाधर उड़ान तकनीकी के विकसित कर रही है। बात की जाए तो कंपनी के प्रस्तावित विमान 6 यात्री 1 पायलट को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाए। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होगी। चलिए, और अभी आपने 2 दिन पहले देखा भी होगा कि हल्द्वानी का एक लड़का है, उसके द्वारा देखा जाए एक जो खुद से निर्मित एयर टैक्सी है, जो हल्द्वानी जिला प्रशासन की ओर से देखा जाए उनके देख रेख में टेस्ट भी किया गया, उसने अपने खुद से ही एयर टैक्सी डेवलप करी है, सिंगल सीटर वो एयर टैक्सी है। उसी प्रकार से देखा जाए जो ये एयर टैक्सी है, इनके लिए कौन सी कंपनी कार्य कर रही है, इस कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, सरला एविएशन, जिसको डीजीसी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न क्या है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की अगस्त 2026 की आधिकारिक यात्रा किस देश से संबंधित है? सेशल्स से, मॉरिशस से, मालदीव से या फिर श्रीलंका से? क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 300 गीगावाट, 400 गीगावाट, 500 गीगावाट या 600 गीगावाट? क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को या 10 अगस्त को? क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 का थीम क्या है? इंडिजिनस पीपुल एंड क्लाइमेट एक्शन, हार्मोनाइजिंग ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ्स, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस लैंग्वेज, इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करना है। और अंतिम सवाल क्या है कि कौन सा प्रस्ताव था? इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को आप मत करिए, प्रस्ताव नहीं पूछेगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो सिर्फ आप 4 प्रश्नों का आंसर दीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्नों के साथ 5वां प्रश्न आपका क्या है? 5वां प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक, ये है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लिख कर बताइएगा। और इसी के साथ देखा जाए तो जो हमारी क्लास है वो होती है यहीं पर समाप्त। और जब क्लास आपकी समाप्त होगी, करंट अफेयर की जब क्लास आप समाप्त करते हैं, तो कमेंट में आपको क्या लिखना होता है? कमेंट में आपको लिखना होता है डन, यानी कि आपका जो 10 अगस्त का करंट अफेयर है वो डन हो गया है। पिछले 10-12 दिन से आप इस चीज़ को फील भी कर रहे होंगे कि जो करंट अफेयर का सेक्शन है आपका, धीरे धीरे जो चीज़ें आप पुराने आपने पढ़ रखी हैं, जिसको आप डन करते जा रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी तैयार होती जा रही हैं। दोबारा कभी आपके सामने वैसा क्वेश्चन भी आ गया, आपने चीज़ों को इस तरीके से तैयार करना स्टार्ट किया है अब कि क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप सीधे आसानी से टैकल कर लेंगे। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप डेली अपना टास्क जो है उस टास्क को कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने इस टास्क को 10 अगस्त के टास्क को कंप्लीट करिएगा। 2 घंटे बाद आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग 11 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।